गुड मॉर्निंग। मैं लेख राम लहरे, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं से अकाउंट का अध्याय 1 पढ़ाऊंगा। अध्याय 1 मैंने स्टार्ट किया है। अध्याय 1 आपका साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। तो इसके बारे में बेसिक्स जैसे साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा पार्ट 1 में मैंने बता दिया है ना। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 देख लेना। उसमें साझेदारी का अर्थ और परिभाषा बताया हूं मैं, उसके साथ साथ कुछ बेसिक्स भी बताया हूं। तो अभी हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल पढ़े थे उससे आगे है, तो उसके आगे मैं बताऊंगा। तो वो बताने से पहले मैं छोटा सा आपको साझेदारी का अर्थ और क्लियर करा देता हूं। जैसे आपका साझेदारी है, तो साझेदारी का मतलब क्या होता है तो मैं पहले वीडियो में बताया था और कल बताया था। जैसे साझेदारी है तो साझेदारी का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। जब किसी फर्म में व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय मतलब व्यापार बिजनेस करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, व्यापार को चलाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, और बिजनेस को आगे बढ़ाने से, बिजनेस को करने से जो भी फायदा होता है उसको आपस में बांटते हैं, उसे ही कहा जाता है साझेदारी। ठीक है जी। पार्ट 1 में इस चीज को अच्छे से बताया हूं। आप पार्ट 1 देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, या बोल सकते हो बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं, लाभ को भी मिलजुल करके बांटते हैं, हानि को भी मिलजुल करके पैड करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? साझेदारी कहेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो आगे मैं अभी आप लोग को बताऊंगा योग्यता। साझेदारी बनने की क्या क्या योग्यता होती है। ठीक है, साझेदारी बनने की योग्यता। तो साझेदारी बनने की योग्यता एवं शर्तें मैं बताता हूं। जैसे आपको स्क्रीन कर साझेदारी बनने की योग्यता शर्तें मैं बताता हूं। तो साझेदारी बनने की योग्यता शर्तें आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है, जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से अधिक है अर्थात वह वयस्क है, ऐसा बोला गया। कहने का मतलब यह है, जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक रहेगा वह साझेदारी में जुड़ सकता है। 18 वर्ष से कम व्यक्ति साझेदारी में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति साझेदारी में जुड़ सकते हैं, साझेदारी में शामिल हो सकते हैं। साझेदारी बनाएंगे तो 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम रहेगा तो हम साझेदारी में बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकते, शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बोला जाएगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बिल्कुल सही बोला है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। जिस व्यक्ति को हम साझेदारी में जोड़ रहे हैं, जो भी व्यक्ति हमारे साथ साझेदारी में जुड़ने के लिए आ रहा है, उसका वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, ये बताया जा रहा है। ठीक है जी, मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। ये कोई पागल व्यक्ति को, कोई अपराधी व्यक्ति को अपने साथ साझेदारी में नहीं जोड़ सकते। वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तब जाकर हमारे साथ साझेदारी में जुड़ेगा। ठीक है जी, याद रखना योग्यता 3-4 पॉइंट है। सबसे पहला, व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक, दूसरा बोल सकते हो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, कोई पागल नहीं होनी चाहिए, कोई अपराधी नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का व्यक्ति को हम साझेदारी में नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे राज नियम के अंतर्गत अनुबंध या ठहराव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। अनुबंध या ठहराव, अनुबंध का मतलब होता है समझौता, ठहराव का मतलब भी समझौता बोल सकते हो। ठीक है, अघोषित ना किया गया हो, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? साझेदारी में जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया योग्यता। अब देखते हैं साझेदारी का अधिकार। तो साझेदारी का अधिकार क्या क्या होता है उसको पूरे डिटेल में देखेंगे। जैसे मैं आपको योग्यता बताया वैसे मैं आपको साझेदारी बताऊंगा, साझेदारी का अधिकार बताऊंगा। तो साझेदारी का अधिकार आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संचालन में भाग। ये पॉइंट को आपको माइंड में रखना होगा, याद करना होगा, क्योंकि इसका अधिकार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। सबसे पहले संचालन में भाग बोला है। संचालन में क्या बोला है? भाग। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय या प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होता है, भाग लेने का अधिकार
होता है। इसमें बताया भी है प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बोला है, व्यवसाय होता है, व्यवसाय में प्रबंध करने का अधिकार, व्यवस्था करने का अधिकार, संचालन करने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, निरीक्षण का अधिकार। दूसरा क्या है आपका, निरीक्षण का अधिकार। प्रत्येक साझेदार फर्म की या कंपनी की, प्रत्येक साझेदार को फर्म की या कंपनी की लेखा पुस्तक का क्या करने का, निरीक्षण करने का अधिकार होता है। ठीक है जी। प्रत्येक साझेदार को कंपनी की, जो भी कंपनी रहेगा उस कंपनी की लेखा पुस्तक मतलब जो भी लेखा जोखा करने का बुक रहेगा, कॉपी रहेगा, ठीक है, उसका जांच करने का, निरीक्षण करने का अधिकार होता है। व्यापार का देखरेख करने का अधिकार उनका होता है। ठीक है जी। निरीक्षण करने का अधिकार, निरीक्षण का अधिकार उनके पास होता है। उसके बाद है सलाह देने का अधिकार। सलाह देने का अधिकार देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार होता है। फर्म का मतलब होता है कंपनी या कारखाना बोल सकते हो। जैसे साझेदारी बनेंगे तो कंपनी तो डालेंगे, कुछ का भी कंपनी डालेंगे, जैसे हो सकता है चने मुरे का डाले, कपड़े का डाले, लोहे का डाले, सीमेंट डाले, कुछ भी कंपनी डाल सकते हो। ठीक है, तो कंपनी डालेंगे तो उसी के बारे में बताया गया है। कंपनी में पूरा सलाह देने का अधिकार। कारखाने में कुछ भी काम कराए जाएंगे वहां पर प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार होता है। कंपनी में जो भी काम होगा, जैसा भी काम कराए जाएंगे या कारखाना में जो भी काम किया जाएगा वहां पर प्रत्येक साझेदार सलाह देने का अधिकार होता है। ठीक है जी। आगे देखते हैं, लाभ में हिस्सा। अब कंपनी तो डाले हैं, कारखाना तो डाले हैं, तो कारखाना डाले हैं तो बिक्री तो होगी, है ना, तो उसको थोड़ा बहुत तो लाभ होगा। जो भी लाभ होगा उसमें लाभ पाने का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार कंपनी मतलब यहाँ पे कंपनी मानते, ठीक है, कंपनी के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति है, अब लाभ दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, अब दोनों को मतलब कंपनी को लाभ हुआ तो लाभ वाले को बांटेंगे, तो मैं अकेले रखूंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको भी देना पड़ेगा। जितना हिस्सा वो लगाए रहेंगे उतना हिस्सा उनको क्या देना होगा, उनको लाभ देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक साझेदार को कंपनी के, फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है जी। आगे देखते हैं, संयुक्त स्वामित्व। संयुक्त स्वामित्व का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमने कंपनी डाली है सीमेंट का, ठीक है, तो सीमेंट का कंपनी डाला तो सीमेंट के कंपनी डालने से हो जाएगा, बहुत कुछ मशीन लगा रहेगा, बहुत कुछ संपत्ति लगा रहेगा वहां पर। तो जितने भी संपत्ति रहेंगे वहां, जितने भी संपत्ति रहेंगे उस सारे संपत्ति में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा होता है, अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। ठीक है, प्रत्येक साझेदार का वहां पर स्वामित्व होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने कपड़े का एक दुकान लगा दिया, तो कपड़े का दुकान एक बहुत बड़ा कारखाना डाल दिया, ठीक, बहुत बड़ा कारखाना डाल दिया, 10-15 व्यक्ति मिल करके, तो वो कारखाने में जितना भी संपत्ति रहेगा, जितना भी मशीन रहेगा, जितने भी कपड़े, सारे कपड़े या सारे संपत्ति में प्रत्येक साझेदार का स्वामित्व रहेगा, हिस्सा रहेगा। ठीक है जी, स्वामित्व रहेंगे, अधिकार रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति अपने साझेदारी में, अपने व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं, अतिरिक्त पैसा लगाते हैं, अतिरिक्त धन लगाते हैं, एक्स्ट्रा मनी लगाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे, एक्स्ट्रा रुपया लगाएंगे, तो उसको 6%, कितने परसेंट? 6% ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार होता है। इस पॉइंट को स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई भी साझेदार रहेगा, वो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाया रहेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगाएगा जी, एक्स्ट्रा पैसा, अगर वो एक्स्ट्रा पैसा लगाए रहेंगे तो उस एक्स्ट्रा पैसा पर, अतिरिक्त रुपए पर उसको 6% ब्याज पाने का अधिकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार,
जैसे फर्म में जितने भी साझेदार रहेंगे तो प्रत्येक साझेदार को अवकाश ग्रहण करने का अधिकार रहता है। प्रत्येक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, हॉलिडे में जा सकते हैं। ठीक है जी, प्रत्येक साझेदार को छुट्टी लेने का अधिकार होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आपात स्थिति में बोला है, क्या बोला है? आपात स्थिति में। आपात स्थिति का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन अगर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा उस कंडीशन पर बता रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक कंपनी है चने मुर्रे का, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कंपनी है चने मुर्रे का, ये बड़ा सा कंपनी है चना मुर्रा का। ठीक है, अब यहाँ पर चना मुर्रा का कंपनी है। अब इसमें हम लोग 10 व्यक्ति मिलकर के साझेदारी में जुड़े हैं। 10 लोग का टीम है, 10 व्यक्ति का साझेदार। ठीक है, तो 10 व्यक्ति का टीम है और 3-4 लोग थोड़ा सा बाहर चले गए, छुट्टी में, अवकाश ग्रहण में है, और बाकी के 4-5 ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ड्यूटी में जाते हैं तो ड्यूटी का एक समय रहता है, जैसे कोई 10 बजे जाएगा, मतलब ड्यूटी का तो निर्धारित समय रहता है 10 बजे फिक्स टाइम। ठीक है, तो कोई लोग लेट से जाते हैं, कोई लोग जल्दी जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। तो कई साझेदार बहुत पहले पहुंच जाते हैं, कई साझेदार या कोई व्यक्ति बहुत पहले पहुंच जाता है। अब सपोज, चलो मैं अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। हम लोग 10 व्यक्ति मिल करके साझेदारी में जुड़े हैं और ये है हमारा चने मुर्रे का कंपनी। ठीक है, अब मैं दुकान गया, शटर ओपन किया और मैंने देखा कि अंदर एक कारखाना के अंदर आग लग गया है। कारखाना के अंदर आग लग गया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब मैं आया हूं अकेले, मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी साझेदार हैं वो भी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, और मैं यहाँ पहले पहुंच गया और अंदर में आग लग गया है। तो अंदर में आग लग गया है तो मैं अपने साझेदारों को बुलाऊंगा कि फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, आग बुझाने वाली गाड़ी को बुलाऊंगा। तो भैया आपात स्थिति जब आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो शीघ्र निर्णय मैं स्वयं लूंगा, शीघ्र निर्णय स्वयं लूंगा, स्वयं शीघ्र निर्णय लूंगा और निर्णय लेकर के यहाँ पर तुरंत आग बुझाने वाले गाड़ी को बुलाऊंगा, तुरंत यहाँ पर आग बुझवाऊंगा। ये मेरा प्रथम कार्य रहेगा, प्रथम अधिकार रहेगा। किसी भी साझेदार का हो, ऐसा करने का अधिकार हमको होता है। आपात स्थिति में, इमरजेंसी समय में कोई भी विपत्ति आती है तो विपत्ति के लिए या कोई भी काम के लिए वह स्वयं निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो निर्णय हित में हो या अहित में, वो निर्णय ले सकते हैं। हित में ही निर्णय लेगा, हित में तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे मैंने बताया यहाँ पर आग लगा है और मैं पहले पहुंचा तो अपने दोस्तों को भूल जाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा, बोलूंगा भैया यहाँ पे आ जाओ, आग लग गया है, थोड़ा सा आग बुझाना, ऐसा ऐसा करके बुलाऊंगा, तुरंत आएगा, आग बुझाएगा। कुछ समय मेरे दोस्त यार आएंगे जो साझेदार में वो आएंगे, उसको बताऊंगा कि आग लगा, तो मैंने बुलाया, उन्होंने बोला ठीक है चलो काम तो हुआ, आग तो बुझा, ऐसा करके बोल करके ठीक देंगे, शाबाशी देंगे मेरे को। ठीक, ये है आपका आपात स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार। ठीक है, तो प्रत्येक साझेदार आपात स्थिति में निर्णय ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं रहेगा, कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक, नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। इसमें है साझेदार को नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार होता है। जैसे कोई नया साझेदार जोड़ना चाहेगा तो उसके लिए कोई आवाज उठा सकता है, उसको रोक सकता है कि नहीं भैया हम लोग 10 में कंप्लीट है, 11 नहीं लाना चाहेंगे, उसको मत लाओ, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो ये मैंने बता दिया एकदम सामान्य भाषा से, एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है जी, अधिकार भी हो गया। अब अधिकार के बाद क्या देखते हैं, इसका विशेषताएं देखें। चलो इसका विशेषताएं देखते हैं। तो साझेदारी की विशेषताएं लक्षण में आ जाओ, साझेदारी की विशेषताएं लक्षण में आ जाएंगे। तो सबसे पहला है अनुबंध या समझौता। साझेदारी की विशेषताएं लक्षण आपको स्क्रीन पर भी देख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट है अनुबंध या समझौता। क्या है? अनुबंध या समझौता। ठीक है जी, तो अनुबंध या समझौता का मतलब क्या है? उसका मतलब तो अनुबंध समझौता है ही, इसका जन्म कैसे उसको बता रहा हूं। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं। जैसे अनुबंध या समझौता है तो साझेदारी का जन्म समझौते से ही होता है, अनुबंध से ही होता है। कहने का मतलब यह है कि हम साझेदारी बनाएंगे तो पहले समझौता करेंगे कि हमको क्या बिजनेस करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाने के बाद लाभ को कितना कितना बांटना है।
इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुबंध करेंगे, समझौता करेंगे। ठीक है, तो साझेदारी का जन्म कैसे होता है, अनुबंध से ही होता है, समझौते से ही होता है। इसमें बताया भी होगा, चलो देखते हैं। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से ही होता है, समझौते से ही होता है। इसमें साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते से होता है। अतः यह आवश्यक है कि साझेदार के मध्य समझौता हो। समझौता लिखित या मौखिक हो भी सकता है। जैसे हम लोग के बीच में समझौता होगा, साझेदारों के बीच में समझौता होगा तो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ठीक है जी, परंतु लिखित समझौता ही साझेदारों के हित में होता है। जैसे लिखित समझौता रहेगा वही साझेदारों के हित में रहेगा, वही बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आया? साझेदारी बनेंगे तो समझौते से ही बनेंगे, अनुबंध होने से ही बनेंगे, अनुबंध करने से ही बनेंगे। तो अनुबंध आपका लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। सबसे ज्यादा अच्छा लिखित ही रहेगा। आप लिखित समझौते ही कराना, लिखित समझौते ही बताना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। साझेदारों की संख्या, साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर बताया जाएगा कम से कम 2, और उसके बाद आप जितना बढ़ाओ। कम से कम 2, एक को साझेदार नहीं कहेंगे, 2 या 2 से अधिक रहेगा तो उसको साझेदारी कहा जाएगा। ठीक है जी, तो साझेदारों की संख्या कितना होना चाहिए उसको बताया जाएगा, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 100, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। या बोल सकते हो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारी की संख्या कितना होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए अधिक में। और कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार उसको 50 कर दिया गया है। ठीक है जी, जो साझेदार का अधिकतम संख्या कितने का है, 50 का। किसके आधार पर, 2014 कंपनी अधिनियम 2014 के आधार पर। ठीक है, तो साझेदार का संख्या कितना होता है, 100 हो सकता है अधिकतम। किसके आधार पर, कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर। ठीक है, और 2014 के आधार पर कितना बोल सकते हो आप, उसमें बोल सकते हो 50 बोल सकते हो। ठीक है, 2 से अधिक होना चाहिए और 100 से कम होनी चाहिए। क्लियर? ये है आपका साझेदार की संख्या। उसके बाद है व्यवसाय। व्यवसाय में बताया गया है, व्यवसाय आपका वैध होना चाहिए, अवैध व्यवसाय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार। साझेदारी बनाओगे, बना करके व्यवसाय डालोगे, व्यवसाय करोगे, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, तो आपका व्यापार लीगल होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। इलीगल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर का व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लाभ का विभाजन। प्रत्येक साझेदार को लाभ हानि बांटते समय लाभ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फर्म को जो भी लाभ होता है, कंपनी को जो भी लाभ होता है, उस लाभ को वर्ष के अंतिम दिन या अंतिम समय पर जो भी लाभ होता है उसको आपस में बांटा जाता है, लाभ का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक साझेदारों में जो भी लाभ होगा उसको जैसे जैसे पूंजी लगाए रहेंगे, जैसे जैसे शुरुआत में पैसे लगाए रहेंगे, उसी के आधार पर बांटा जाएगा। जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा उसको कम लाभ मिलेगा। ठीक है जी, इसमें बताया है साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरण करना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। ये भी ठीक बताया है। ठीक है जी, ये भी ठीक बताया है। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी साझेदारी बनोगे या साझेदारी में जुड़ोगे तो आपका एक उद्देश्य रहेगा ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, वितरण करना, और जो भी काम करने से आपको लाभ होगा उस लाभ को आपस में बांटना। कोई व्यक्ति परोपकार के रूप में अपने लाभ को नहीं दे सकता, जो भी उनको लाभ रहेगा अपने लाभ को लेना होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अनुबंध की क्षमता। अनुबंध की क्षमता ध्यान से समझना। ठीक है, साझेदारी फर्म में साझेदार होने के लिए, साझेदारी फर्म या बोल सकते हो साझेदारी कंपनी में साझेदार होने के लिए अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए, होना अनिवार्य है। केवल वयस्क स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति तथा जो दिवालिया ना हो ऐसे ही लोग अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। अनुबंध करने का क्षमता मतलब
बोल सकते हो समझौता करने की क्षमता रखते हैं। जो दिवालिया रहेगा वो अनुबंध नहीं करेगा, ठीक है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे वही अनुबंध करेंगे, और जो वयस्क रहेंगे, वयस्क का मतलब 18 वर्ष से अधिक रहेंगे, वही साझेदारी समझौते में जुड़ सकते हैं, अनुबंध में जुड़ सकते हैं, वही समझौता कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना, फर्म में जितने भी साझेदार रहेंगे, फर्म में या कंपनी में जितने भी साझेदार रहेंगे, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होता है, प्रत्येक साझेदार एजेंट रखते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। इस चीज को आप बता देना। आगे देखते हैं, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। असीमित दायित्व का मतलब होता है जो भी आपका कर्जा रहेगा, जो भी आपका ऋण रहेगा, उसे चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होना चाहिए, असीमित होता है, ठीक है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। दायित्व संयुक्त या पृथक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। व्यापार का संचालन, जितने भी साझेदार में जुड़े रहे, जितने भी व्यक्ति साझेदारी में जुड़े रहेंगे, प्रत्येक को व्यापार का संचालन करने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यापार का संचालन कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बताया गया है, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। बिल्कुल सही बोला है। जैसे साझेदारी बनेंगे तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साझेदार पूंजी लगाए। कई साझेदार ऐसे रहते हैं जो पूंजी तो नहीं लगाते हैं, फिर भी साझेदारी में जुड़ जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, चतुर व्यक्ति रहता है। अब सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास पूंजी है लेकिन मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति बैठा है, और वो मेरे साथ काम करना चाहता है। तो मेरे साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे पास आया, वो बोला भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बुद्धि बहुत ही मस्त है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करके बोले, मतलब मैं भी जानता हूँ बुद्धिमान है। तो मैं बोला कि ठीक है ना यार, पैसे नहीं तो क्या हुआ, आप बुद्धिमान हो, आपको मस्तिष्क अच्छा है, आप तो बहुत चतुर व्यक्ति हो, हम आपको ही अपने साथ रखेंगे, ऐसा करके उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। पैसों से बड़ा बुद्धि काम करता है। आपके पास पैसा रहेगा चलेगा, लेकिन आपका बुद्धि रहेगा ना, तो आप पैसों को ऐसे आसानी से ला सकते हो, ऐसे कमा सकते हो। इसलिए कभी कभी पैसों की जगह पर बुद्धिमान व्यक्ति को भी साझेदारी में जोड़ लेते हैं, ताकि व्यापार को, फर्म को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है जी। आप बता सकते हो इसमें पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं, बता सकते हो। कभी कभी साझेदार के पास पूंजी नहीं होता, उसके बावजूद उसको साझेदारी में जोड़ा जाता है, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही चतुर व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, इसलिए उसको साझेदारी में जोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद है फर्म का नाम। साझेदारी फर्म का नाम होना अनिवार्य है। साझेदारी फर्म का नाम रहता है, जो भी आप फर्म बनाओगे उसका नाम रहेगा। जैसे आप कोई भी कंपनी डालोगे तो कंपनी का नाम दोगे ना, जेके लक्ष्मी दे सकते हो, एसीसी सीमेंट दे सकते हो, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसा कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो नाम होना अनिवार्य है, प्रत्येक साझेदार कंपनी का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद है केवल व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। साझेदारी में केवल व्यक्ति ही हो सकता है। साझेदारी केवल व्यक्तियों का ही बनाया जा सकता है, कोई जानवर का नहीं बना सकते, कोई वस्तु का नहीं बना सकते। साझेदारी केवल व्यक्तियों के बीच में ही होता है, केवल व्यक्तियों के समझौते से ही होता है, केवल व्यक्तियों की संगठन से होता है, केवल व्यक्तियों की टीम को ही साझेदारी कहा जाता है, ठीक है जी। साझेदारी व्यक्तियों को ही जोड़ा जाता, व्यक्तियों से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने बता दिया आपको योग्यता, अधिकार और विशेषताएं। तो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।